गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास 10वां का स्पेशल बायोलॉजी क्लास ले रहा हूं। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है और साथ ही साथ प्राणी संपोषित जीव को अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब एक और जीव आता है प्राणी संपोषित जीव में जो मानव होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मनुष्य का आहार नाल तथा इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की आहार नाल की संरचना क्या है, इसकी बनावट क्या है और इसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को किसी तरह की समस्या नहीं होगी यदि मेरे बात को गौर से सुनिएगा, केवल ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं, ये जो है मानव की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल का डायग्राम है, मनुष्य की आहार नाल का चित्र है। एक बार इसे गौर से देख लीजिए कि कौन कौन से चीज कहां पे है, किसको क्या कहते हैं। ये सारे चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे फिगर के रूप में समझेंगे कि कौन चीज कहां पे है। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से यह होता है कि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको तक पहुंच सकेगा। और यह जो है, जैसे ही जय प्रक्रम और पोषण चैप्टर समाप्त होगा, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सॉल्व भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल भी कराऊंगा। और उस प्रश्न से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। जितना प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा, केवल उतना प्रश्न को आप देख लीजिएगा, टोटल प्रश्न जो है एग्जाम में उसी से आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फिगर को। कहने का मतलब है ये मनुष्य का आहार नाल का चित्र है। तो मनुष्य का आहार नाल में ये जो देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग मुख कहते हैं। मुख यानी मुंह कहते हैं। मुख कहने का अर्थ है कि मुंह, माउथ। तो मुख में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मुख गुहा में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे कि इस डायग्राम में, इस फिगर में ये जो है ये मुंह है। मुंह में दांत भी अवस्थित होता है, एक जीभ भी अवस्थित होता है, इसमें जीभ भी स्थित होता है। तो जीभ और दांत के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम मुंह के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग लाड़ ग्रंथि कहते हैं। लाड़ ग्रंथि कहने का मतलब है इससे लाड़ निकलता है, जो भोजन को क्या करता है कि गीला कर, लाड़ से भोजन को सान कर वो ग्रसनी में क्या होता है, ढकेल देता है। ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली होते हुए आमाशय में जाता है, चिकना हो जाता है, यानी भोजन को चिकना कर देता है। अब जो है इसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। इस चीज को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये जो है ये सीधे डायरेक्ट जो है ग्रास नली में आता है। ये जो है डायरेक्ट ग्रास नली में आता है, इसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यू आकार का, ये जो यू आकार का है, इसको हम लोग, इस भाग को हम अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। और इस साइड का जो भाग है, इस भाग को ही हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत जो होता है, यकृत से पित्त का स्राव होता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा रहता है। तो ये जो है पित्त का थैली है, ये पित्त का थैली है।
यकृत का भार लगभग 1.5 kg का होता है। अब जो है ये जो छोटा नली आप देख रहे हैं, छोटा छोटा बिना बूंदा वाला ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं। और ये जो बड़ा जो देख रहे हैं, ये बूंदा वाला जो आंत है, इस आंत को हम लोग लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं, अर्थात बड़ी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत जो होता है 2 भागों में बटा होता है, जिससे हम लोग कोलन और रेक्टम कहते हैं। रेक्टम अर्थात मलाशय जो होता है, मलाशय में मल जो होता है, अवशिष्ट पदार्थ जो होता है स्थित होता है, और मलाशय के द्वारा, गुद्दा के द्वारा जो है बेकार पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो है आपका आहार नाल का चित्र हुआ। अब इसमें हम लोग जो है ये चीज जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये भाग, इस भाग को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। इस भाग को, ये जो घिरे हुए, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। अब मुख गुहा में क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है, ये मुख क्या, ये सारे चीज को जो है हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका आहार नाल का फिगर हुआ। तो आहार नाल के फिगर को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, इसे आप लोग बना भी सकते हैं। अब जो है हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है मुख क्या है। तो मुख के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि मुख क्या है, अर्थात मुख गुहा, माउथ क्या है। अब जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आहार नाल है क्या। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आहार नाल क्या है, आहार नाल कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग का प्रश्न यही उठता है कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना है। कहने का मतलब है कि जो आहार नाल, सबसे पहले समझना है कि आहार नाल है क्या, आहार नाल किसको कहते हैं। तो मुख्य गुहा से, जो फिगर बनाए, मुख्य गुहा से मलाशय तक, मुख्य गुहा से मलाशय तक जो ये नली आता है, इस नली को ही हम लोग कहते हैं आहार नाल, आहार नाल कहते हैं। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जो मुंह से मलाशय तक, अर्थात इसको रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम। मुंह से मलाशय तक, मुंह से मलाशय तक जो ये नली की लंबाई होती है, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। और यह जो होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आहार नाल जो होता है यह एक कुंडलित रचना है। आहार नाल क्या है, एक कुंडलित रचना है। यह जो है यह कुंडलित रचना है। कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह जो है कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। तो 8 से 10 मीटर लंबी कहने का मतलब है कि ये जो मुख्य गुहा से लेके मलाशय तक, मुख्य गुहा से लेके मलाशय तक टोटल जो भाग होता है ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब बात हम लोग करते हैं कि ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल को, जैसे कि ये तो हो गया कि यह कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अर्थात कह सकते हैं कि यह मुख्य गुहा से शुरू होकर, यानी मुख्य गुहा से शुरू होकर मलाशय तक, यानी मल द्वार तक स्थित होता है। मल द्वार तक स्थित होता है। यह कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी है।
जो मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक स्थित होता है। ये क्या है? आहार नाल है। अब आपसे पूछेगा कि मानव का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल क्या होता है? तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है यह एक कुंडलित रचना है जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक अर्थात रेक्टम तक, मलाशय तक स्थित होता है। मलाशय तक स्थित होता है। अब जो है मनुष्य के आहार नाल के जो है भाग है, यह आहार नाल लंबा है जो 8 से 10 मीटर लंबा है। इसमें कई भाग आते हैं, कई भाग आते हैं। तो उस भाग को हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि उसका भाग क्या है। अर्थात इसे आप लोग देख लीजिए एक बार, या उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मनुष्य के आहार नाल के भाग, मनुष्य के आहार नाल के बारे में हम लोग जान गए। और मनुष्य के आहार नाल के भाग के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के आहार नाल के भाग, मनुष्य के आहार नाल के भाग के बारे में पढ़ेंगे। यानी आहार नाल में जितने भी भाग हैं, जितने अंग से गुजरता है भोजन को पाचन में, भोजन को पाचन करने के लिए जितने विधि से गुजरना पड़ता है उसे मनुष्य का आहार नाल कहते हैं, उसे उसके भाग कहते हैं, यानी आहार नाल के भाग कहते हैं। तो आहार नाल के भाग में जो पहला होता है, पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मुख, मुख या मुख्य गुहा, मुख या मुख्य गुहा। इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं माउथ, माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ कैविटी पहला देते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है ग्रसनी। दूसरा क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी को हम लोग फेरेंक्स कहते हैं। ग्रसनी क्या कहते हैं? फेरेंक्स कहते हैं। ग्रसनी के जो है हम लोग फेरेंक्स कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। ग्रसनी को क्या कहते हैं हम लोग? फेरेंक्स कहते हैं। उसके बाद होता है ग्रास नली। तीसरा जो होता है ग्रास नली होता है। और ग्रास नली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली को एसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली को एसोफेगस कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली को क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। चौथा जो होता है, चौथा जो आहार नाल का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं आमाशय, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय को स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक। अब जो पचमा इसका भाग होता है, पचमा इसके भाग को हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। पचमा इसके भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा केवल, और एक बार इस सब को फिर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार आपको लिखवा देते हैं कि आहार नाल के कितने भाग हैं, और सारे भाग को फिर हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये छोटी आंत जो है, छोटी आंत को हम लोग, छोटी मतलब तो स्मॉल हो गया, स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं, ENTESTINE। अब छठा जो इसका भाग होता है इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत को हम लोग कह सकते हैं लार्ज, लार्ज में तो क्या होता है? बड़ा, लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं। सतमा जो होता है मलाशय होता है। क्या होता है? मलाशय। अब हम लोग जानेंगे कि मलाशय है क्या। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। आठवां जो होता है गुद्दा होता है, गुद्दा होता है जिसके द्वारा जो है मलाशय बाहर निकलता है। इसको हम लोग एनुस कहते हैं, एनस कहते हैं। इस चीज को आप, ये जो है 8 पर जो है आहार नाल के 8 भाग हैं। आहार नाल के ये 8 भाग हैं। ये 8 भाग से क्या होता है? पाचन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है। ये 8 भाग से क्या होता है कि पाचन तंत्र की क्रिया जो है संपन्न होती है। अब इस 8 भाग को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इस 8 भाग में भी कई तरह की ग्रंथियां, कई तरह के नली और कई तरह के एंजाइम,
कई तरह के अम्ल जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम फिर से एक बार बोल देते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। आहार नाल के 8 भाग हैं, जैसे कि मुख या मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी, ग्रसनी, फेरेंक्स, ग्रास नली, एसोफेगस, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन, मलाशय, रेक्टम, गुदा, एनुस। ये जो है आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को हम लोग बारी बारी से जैसे पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है यह याद होते जाएगा। जैसे हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ये सारे नाम जो है कई बार जब हम लोग लेंगे तो यह अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज को हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया कि ग्रसनी कहाँ था, मुख गुहा कहाँ है, ग्रास नली कहाँ था, माशय कहाँ था, छोटी आंत क्या था। इसके बावजूद फिर से डायग्राम हम एक बार बनाएंगे। जब ये सारे चीज को हम लोग पढ़ लेंगे विस्तार से तो फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा आहार नाल के चित्र के माध्यम से कि उसमें पाचन कैसे कैसे होता है, कौन सा। अभी हम लोग इसमें जानेंगे आहार नाल की संरचना, आहार नाल की बनावट, कि आहार नाल की बनावट कैसे है, किस तरह इसको बनाया गया है, क्या क्या इसकी संरचना है, कौन कौन सी भाग है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर डायग्राम आहार नाल के चित्र बनाकर उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें पाचन तंत्र की क्रिया होती है, भोजन का विखंडन कैसे होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे मुख या मुख गुहा। तो पहला हम लोग टॉपिक देंगे कि मुख या मुख गुहा क्या है। ये सारी चीज को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, याद भी हो गया होगा। तो हम लोग जो है अब विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग का जो भाग है आहार नाल का, वो पहला भाग क्या है बाबू, मुख या मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि माउथ है क्या। माउथ जो है क्या, तो कहने का मतलब है कि माउथ का मतलब मुंह, मुंह का मतलब जो होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आहार नाल का पहला भाग। एक बात यहां समझिएगा कि आहार नाल, आहार का मतलब ही होता है क्या बाबू, भोजन। आहार का मतलब भोजन, और नाल का मतलब बाबू नली। आहार का मतलब भोजन और नाल का मतलब नली, यानी भोजन करने की नली, भोजन पाचन की नली को ही आहार नाल कहते हैं। यानी भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन का जो पाचन जिस नली से होता है उसी को हम लोग आहार नली कहते हैं। वही तो बताया गया कि आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना है। कैसा कुंडलित, मतलब लंबा कुंडलित रचना है जो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक है, मलाशय या रेक्टम तक होता है। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें जो है पहला भाग है मुख या मुख गुहा। तो मुख या मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मुख गुहा क्या हुआ कि यह आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जो है आहार नाल का क्या है, पहला भाग है। आहार नाल का क्या है, पहला भाग है। यानी मुख गुहा जो है, मुंह जो है आहार नाल का पहला भाग है। अब हम लोग देखेंगे बाबू कि आहार नाल का पहला भाग है तो मुंह में और कुछ है। तो मुंह को खोलने या बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं। मुंह को खोलने या बंद करने के लिए दो मांसल, ये दो ओठ है, तो दो ओठ होते हैं जिसके द्वारा हम लोग मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मुंह को खोलने या बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं, दो मांसल होठ होते हैं।
होठ होते हैं, 2 मांसल होठ होते हैं। अब जो है समझेंगे कि मुंह को खोलने या बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मांसल कहने का मतलब जो होठ होता है बाबू, एक ही चीज का बना हुआ था, मांस का बना हुआ रहता है। तो मांस का बना हुआ रहने के कारण जो है ये जो ओठ हुआ ये मांसल ओठ हुआ। अब एक इसमें हम लोग देखते हैं क्या बाबू कि मुंह में और क्या देखते हैं हम लोग, तो मुंह में जो है 2 जबड़े स्थित होते हैं, ऊपर और नीचे। कहने का मतलब जिसमें दांत, जबड़ा कहता है ना, मार के जबड़ा फाड़ देंगे, यानी मुंह में 2 जबड़े होते हैं जिसमें दांत अवस्थित होता है, जिसको मसूड़ा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुंह में मुंह के ऊपरी तथा निचली मुंह के ऊपरी तथा निचली भागों में 2 जबड़े होती है, 2 जबड़े होती है। अब देखिए मुंह के ऊपर जिसमें दांत था और मुंह के नीचे, तो ऊपर भी दांत और नीचे भी दांत, तो 2 जबड़े होती है। अब कहने का मतलब है कि मुंह में जो है दांत स्थित होता है, मुंह में दांत भी स्थित होता है। हम कह सकते हैं कि मुंह में एक दांत तथा क्या चीज, मुंह में दांत और जीभ दोनों स्थित होता है, मुंह में दांत और जीभ दोनों स्थित होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुख में क्या होता है। यह आहार नाल का पहला भाग है। मुंह को खोलने या बंद करने के लिए 2 मांसल ओठ होते हैं। मुंह के ऊपरी तथा निचली भागों में 2 जबड़े होती है। और जबड़ों में क्या स्थित होता है, दांत स्थित होता है। जबड़े में क्या होता है, लिख सकते हैं कि इसमें एक जीभ तथा दांत स्थित होता है, दांत स्थित होता है। अब देखें इसमें जो है दांत और जीभ स्थित होता है बाबू, दांत और जीभ भी इसमें स्थित होता है मुंह में, सही बात है। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है लार ग्रंथि पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। किसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है बाबू, तो मुंह में एंजाइम, टाइलिन जो होता है एंजाइम भी होता है। अब जो है मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। और कौन कौन होता है बाबू, तो पहला जो लार ग्रंथि होता है इसको हम लोग पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा जो होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि या सबलिंगुअल लार ग्रंथि। फिर से हम लोग विस्तार से समझेंगे मुंह के बारे में।
मुंह या मुख के बारे में, तो मुख जो होता है, मुख या मुख गुहा, जिसको हम माउथ एंड माउथ कैविटी कहते हैं, यह आहार नाल का पहला भाग है। मुंह को खोलने या बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं। मुंह के ऊपरी तथा निचले भागों में दो जबड़े होती है, और जबड़े में क्या स्थित होता है, दांत स्थित होता है। इसमें एक जीभ तथा दांत स्थित होता है। चलिए, दांत तो कई तरह का, दांत स्थित कहाँ होता है, जबड़े में। दांत कहाँ स्थित होता है, जबड़े में। मुंह में एक जीभ भी स्थित होता है, तो जीभ के विस्तार से हम लोग पढ़ाएंगे, दांत के भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोग केवल याद रखिए कि मुंह में दांत और जीभ भी स्थित होते हैं। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, मुंह से पचाना स्टार्ट कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि मुंह में ही भोजन पचने लगता है। मुंह में स्टार्च का पाचन होता है, और स्टार्च पाचन होता है शर्करा में। कौन पचाता है, तो टाइलिन पचाता है। इसमें 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे हम लोग पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि और सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि कहते हैं। ये जो है मुंह का विस्तार से हम लोग इसको हल किए। अब इसमें 2 चीज आ रहा है, जीभ और दांत। तो अब इसी में हम लोग जीभ और दांत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसी में हम दांत और जीभ को भी पढ़ाएंगे। आपसे अगर पूछेगा कि मुख गुहा का वर्णन करें, तो ये सारी चीजें हम लोग लिख देंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको क्या कहते हैं, मुख या मुख गुहा। लिख देते हैं मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। अब जो है मुख में जो है मुख गुहा, दोनों एक ही है। मुख या मुख गुहा एक ही कहिए, माउथ या माउथ कैविटी कहिए, दोनों एक ही होता है। तो मुख गुहा में हम लोग 2 चीज देखे। मुख में क्या देखे हम लोग, मुख, यहां लिखते हैं हम लोग मुख, अर्थात क्या कहते हैं इसको, माउथ कहते हैं। माउथ, माउथ में हम लोग 2 चीज देख रहे हैं बाबू। कौन सा 2 चीज देख रहे हैं, इसको वर्णन करेंगे। वर्णन क्या करें, कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मुख में हम लोग पढ़े कि दांत और जीभ स्थित होता है। तो एक साइड हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, जीभ लिख देते हैं। जीभ को क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टंग। उसके बाद क्या होता है, दांत स्थित होता है। दांत को हम लोग क्या कहते हैं, टीथ। तो जीभ जो होता है, जीभ के बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे कि जीभ है क्या। देखिए बाबू, तो जीभ जो होता है, हम लोग देखिए, जीभ मुंह में होता है, जिसका एक सिरा अंदर वाला जो सिरा होता है फर्श से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कहने का मतलब सटा हुआ रहता है। अंदर का जो सिरा रहता है जीभ का सटा हुआ रहता है, बाहर का जो जीभ का सिरा रहता है स्वतंत्र। ऐसे जीभ निकालते हैं तो बाहर वाला जो सिरा होता है जीभ का क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और अंदर वाला क्या होता है, सटा हुआ रहता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि जीभ का, कहने का मतलब है, जीभ जो है, जीभ का एक सिरा फर्श से जुड़ा होता है। फर्श में तो सटा हुआ, फर्श का मतलब जो मुंह में जो फर्श है उससे जुड़ा हुआ रहता है। यानी जीभ जो है, जीभ का एक सिरा, जीभ में 2 सिरा होता है। जीभ में 2 सिरा होता है। मान लिया जाए कि ये जो है इस प्रकार का ये जीभ है। इस प्रकार का जीभ मान लिया जाए, मान लेते हैं इस प्रकार का जीभ है। इसमें 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इस प्रकार के भाग होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जीभ का जो ये सिरा होता है, अंदर वाला सिरा होता है, जुड़ा रहता है, फर्श से जुड़ा होता है। ये बाहर का जो सिरा रहता है स्वतंत्र होता है, मतलब इस फर्श से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जीभ में 3 भाग होते हैं बाबू। ये जो भाग होता है, इस भाग में, ये जो भाग होता है, इस भाग में कड़वा होता है। कड़वा का स्वाद पता चलता है। किसका स्वाद पता चलता है। अब आपसे पूछेगा कि जीभ क्या है, तो लिखेंगे जीभ जो है, जीभ का एक सिरा
फर्श से जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। उसके बाद कहेंगे कि जीभ में छोटी छोटी अंकुर होते हैं। आप लोग देखिएगा जीभ को तो उसमें बूंदे बूंदे टाइप पर नजर आता है। तो उस बूंदे बूंदे यानी अंकुर, जैसे अंकुर होता है तो मांस का जो अंकुर टाइप है ना बूंदे बूंदे टाइप पर दिखाई देता है जीभ पर। तो कहने का मतलब है कि जीभ में छोटी छोटी अंकुर होती है जिससे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। जो छोटी छोटी अंकुर होती है, छोटी छोटी अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। अब स्वाद कलियां का क्या काम है? तो स्वाद कलियां का काम है स्वाद को चखने में। स्वाद को चखने में स्वाद कलियां का क्या काम है? स्वाद को चखने में। इससे मालूम चलता है कि कौन जो है मैंने कोई पदार्थ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये चीज जो है स्वाद कलियां से मालूम चलता है। तो स्वाद कलियां जो जीभ का 3 भाग में जो अंदर वाला भाग है यह मालूम करता है कि कड़वा है। कोई पदार्थ को क्या मालूम करता है कि कड़वा है। ये जो दोनों वाला भाग है, ये दोनों वाला जो भाग है, इस भाग को, इस भाग यानी इसमें मालूम चलता है, बीच वाला भाग में मालूम चलता है खट्टा का। किसका मालूम चलता है? खट्टा। इससे कोई पदार्थ खट्टा का मालूम चलता है। ये जो आगे वाला भाग है इस भाग से मालूम चलता है मीठा का। इस भाग से क्या स्वाद पता चलता है? मीठा। अब अंदर जीभ के अंदर वाले भाग से कड़वा, बीच वाला दोनों साइड वाला भाग से खट्टा और जीभ के आगे वाला भाग से मीठा। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि मीठा बोली बोलना चाहिए, मीठा स्वर निकालना चाहिए, यानी मीठा मीठा बोली मतलब मीठा बोली मतलब आगे मीठा निकालना है, मतलब अगला जो जीभ है उसमें मीठा स्वाद पता चलेगा। अब कड़वा घुट जाना है, कड़वा को घुट जाना है, यानी कड़वा के जीभ के अंदर वाले भाग क्या कहें? कड़वा। कड़वा क्या करते हैं? बोलते कड़वा कोई बात को घुट जाना चाहिए। कोई चीज कड़वा लगे तो क्या करना? छिपा देना चाहिए, घुट जाना चाहिए। अब बीच वाला क्या होता है? खट्टा होता है। क्या कहता है? खट्टा होता है। चलिए इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब हम लोग चढ़ेंगे कि इसमें अभी जो भी हम बताए इस चीज को हम लिख देंगे। जीभ किया है तो लिखेंगे कि यह इसका जीभ का लिखेंगे कि इसका एक सिरा फर्श से जुड़ा होता है। फर्श से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। दूसरा सिरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका एक सिरा फर्श से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। दूसरा सिरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब इसकी बात और करें तो इसमें लिखेंगे कि छोटी छोटी अंकुर होती है, मतलब जीभ में लिखेंगे कि इसमें छोटी छोटी अंकुर होती है, छोटी छोटी अंकुर होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। लिखेंगे कि जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। आप लोग भी लिखते जाइएगा, स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां कहते हैं। अब यहां पे लिखेंगे कि स्वाद कलियां से स्वाद का पता किया जाता है। स्वाद का पता किया जाता है। अब किसका स्वाद का पता किया जाएगा? तो भोजन के स्वाद का। किसका पता किया जाएगा? तो भोजन के स्वाद का पता किया जाता है। किससे? स्वाद कलियां से। आपसे पूछेगा कि स्वाद कलियां क्या है तो लिखेंगे कि जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर होती है जिससे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। मतलब इसमें छोटी छोटी अंकुर होती है। किसमें? जीभ के ऊपर। यहां पर लिख सकते हैं जीभ के ऊपर, जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। ये आपका जीभ हो गया। जीभ का वर्णन किया गया। ये तो जीभ का वर्णन हम लोग कर लिए। इसको लिख सकते हैं, इसको फिर से हम बोल देते हैं।
जीव जो होता है, जीव का एक सिरा फर्श से जुड़ा होता है, दूसरा स्वतंत्र होता है। जीव के ऊपर छोटी छोटी अंकुर होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, और स्वाद कलियां के द्वारा स्वाद को पता किया जाता है। जीव के अंदर वाले भाग से कड़वा मालूम चलता है, जीव के बाहर वाले भाग यानी आगे वाले भाग से मीठा का मालूम किया जाता है, और जीव के दोनों साइड वाले भाग से जो भाग होता है उससे खट्टा का स्वाद पता चलता है, उससे खट्टा का स्वाद पता चलता है। अब हम लोग बात करेंगे दांत की। तो इसमें लिखेंगे कि दांत जो होता है मसूड़े, दांत जो होता है मसूड़े में स्थित होता है, अर्थात कह सकते हैं कि मुख के जबड़े में दांत स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं मुख के जबड़े में, यानी जबड़ा में क्या होता है, दांत होता है। अब लिखेंगे दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर हो उससे हम लोग जड़ कहते हैं। कोई भी बाबू पेड़ पौधा होता है जो मिट्टी के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। आज उसके ऊपर वाले भाग, जो जड़ मिट्टी से ऊपर वाला भाग जो होता है सबसे ऊंचा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शिखर कहते हैं, सिर कहते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज यहां भी लिखना है कि मसूड़ यानी कह सकते हैं कि दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर होता है, जो मसूड़े के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं, उसे जड़ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, जड़ कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, और जो मसूड़े के ऊपर रहेगा उसे हम लोग शिखर कहते हैं, सिर या शिखर। हम लोग इसको क्या कहते हैं, हेड, सिर कहते हैं ना, ऊपर वाला भाग क्या कह रहे हैं, शिखर कहते हैं, सिर, उसी को सिर कहते हैं। तो ये जो है जड़ का जो नीचे दांत देखिएगा बाबू, तो दांत जितना ऊपर दिखाई देता है उतना ही नीचे मसूड़ा में रहता है। तो जो मसूड़ा के नीचे दांत रहता है उसी को हम लोग जड़ कहते हैं, और मसूड़े जो जिसमें दांत स्थित होता है उसको मसूड़ा कहते हैं, और मसूड़ा के ऊपर जो दांत होता है इसको हम लोग सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर या शिखर। अर्थात इसमें लिख सकते हैं कि मसूड़े, दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं, तथा दांत के ऊपर वाले भाग को, तथा ऊपर वाले भाग को सीधे लिखिए, तथा ऊपर वाले भाग को सिर या शिखर कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं। इतना आप तो देखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग दांत में लिखेंगे, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, दांत। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जो है दांत का जो अगला पॉइंट हम यहां से लिख देते हैं, ये दांते का इसका अगला जो पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट हम यहां से लिख देते हैं। शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, कट जाएगा, इसलिए इसका जो आगे का जो सिरा, ये इसका जो इसके बाद जो लिखा जाएगा ये हम यहाँ लिख देते हैं। यानी टोटल किसका वर्णन कर रहे हैं, दांत का ही वर्णन कर रहे हैं। अब कहने का मतलब जो है दांत कई प्रकार के होते हैं, या उससे पहले हम लोग जानेंगे दांत में एक मजबूत और चमकीला परत होता है जिससे हम लोग इनामेल की परत कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, लिखेंगे कि दांत के ऊपर मजबूत
तथा चमकीला चमकीला एक परत होती है जिसे इनामेल की परत कहते हैं। इनामेल की परत कहते हैं। इनामेल की परत कहते हैं। या जिसे एनामल कहते हैं। अब समझिएगा, दांत देखते हैं, दांत जो है, दांत को ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है, दांत खुद चमकीला है। दांत के ऊपर एक परत होती है जिसको इनामेल की परत कहते हैं, जो मजबूत होता है, कठोर होता है और चमकीला होता है, उसे हम लोग एनामेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। दांत तो ऑलरेडी जो है मजबूत पहले से ही रहता है। अब मजबूत जो है क्यों रहता है? क्योंकि उसमें एनामेल की परत होती है। अब दांत कई प्रकार की होती है। दांत कई प्रकार के होते हैं, यानी दांत 4 प्रकार की होती है। अब दांत 4 प्रकार की कौन कौन होती है, इसको हम लोग लिखेंगे। अब दांत जो है, दांत के प्रकार की बात करें हम लोग तो दांत कई प्रकार की होती है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग दांत के ही प्रकार को भी सॉल्व करेंगे। दांत के प्रकार को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे अभी। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये मिट गया हूं, इसको लिख देते हैं फिर से। ठीक है, दांत का हम लोग कर रहे थे जिक्र। दांत में कहां तक कर लिए थे हम लोग? इनामेल की परत तक। अब दांत की प्रकार यहां लिखेंगे, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार की बात करते हैं। दांत भी कई प्रकार के होते हैं बाबू। दांत 4 प्रकार के होते हैं। यहां लिखेंगे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। 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 अब दांत 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि दांत के जो प्रकार हैं भाई कौन कौन से हैं, और दांत का प्रकार जो है उसका कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो होता है वो दांत का प्रकार में होता है कतरनक। कतरनक अर्थात इसको कहते हैं हम लोग इंसाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर भी कहते हैं। इंसाइजर, कतरनक। पहला क्या होता है? कतरनक। दांत के प्रकार की बात करें तो पहला होता है कतरनक। कतरनक, इसको हम लोग कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर क्या कहते हैं? इसको इंसाइजर कहते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदक। क्या कहते हैं? भेदक। अब भेदक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? भेदक को कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। भेदक को हम लोग क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। कैनाइन कहते हैं। अब जो तीसरा जो होता है दांत के प्रकार में, ये तीसरा जो होता है इसका कार्य होता है, तीसरा इसका प्रकार होता है, इसको हम लोग कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग प्रीमोलर। प्रीमोलर। चौथा इसका प्रकार जो होता है, चौथा जो इसका प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं चवर्णक। क्या होता है? इसको चवर्णक, इसको हम लोग कहते हैं मोलर। ये जो है दांत का प्रकार है। क्या क्या प्रकार है दांत के? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक होते हैं, भेदक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, फिर चवर्णक होते हैं। अर्थात इसको इंसाइजर कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं और मोलर कहते हैं। अब हम जो है मुख गुहा का जो है भाग का खत्म हुआ इसका विस्तार। जैसे कि आहार नाल का पहला जो भाग था मुख गुहा, ये मुख गुहा है, इतना जो आया ये सब मुख में आया, यानी मुंह में आया। ये सारी चीजें किस में स्थित है? मुंह में स्थित है।
ये सारी की सारी चीजें जो है मुंह में स्थित है। अब मुंह के बारे में हम लोग इतना विस्तार से पढ़ लिए। आप लोग को जानना होगा कि मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है कहां से होता है? मुंह से हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन एंजाइम कहते हैं। मुंह में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है जिससे हम लोग पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि, सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि कहते हैं। मुंह में जबड़े होती है, जबड़े में दांत स्थित होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग कतरनक कहते हैं, भेदक कहते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। मुंह में जीभ भी स्थित होता है जिसका एक सिरा फर्श से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर होती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। और स्वाद कलियां का कार्य होता है स्वाद को चखना, स्वाद को चखना, स्वाद का पता लगाना। जीभ में 3 भाग होते हैं। पिछला भाग जो होता है कड़वा का पता करता है, कड़वा स्वाद का मालूम करता है। अगला जो भाग होता है मीठा स्वाद का पता करता है। और जो बीच दोनों के बीच वाला जो साइड का भाग होता है वो खट्टा का पता करता है, खट्टा स्वाद का मालूम करता है। इस प्रकार हम लोग मुख गुहा का वर्णन कर लिए। अब हम लोग आहार नाली के दूसरे भाग का वर्णन करेंगे। तो दूसरा भाग हम आप लोगों को बताए थे, दूसरा भाग क्या था बाबू? ग्रसनी था। इसलिए ग्रसनी का हम लोग अब वर्णन करेंगे। इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। अब जो है इसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे बाबू। आहार नाल का दूसरा भाग क्या है? आप लोग को बताया गया है कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। चलिए दूसरा इसको जो है, दूसरा इसमें हम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? दूसरा आप लोग को बताए थे, दूसरा आप लोग को क्या बताया? ग्रसनी बताया गया था। क्या बताया गया था? ग्रसनी। ग्रसनी बताया गया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेरेंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंक्स कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, इंग्लिश में फेरेंक्स कहते हैं। अब हम लोग ग्रसनी का वर्णन करेंगे कि ग्रसनी है क्या। ग्रसनी लिख के भेज देंगे और ग्रसनी का वर्णन करेंगे। बाबू जब यहाँ पे मुंह से आप लोग को बताया गया कि ये जो मुंह है, ये जो मुंह है, तो मुंह से जो इस तरह नली आता है, तो ये जो नली आया, इसी भाग को हम लोग जो है ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मुख का अगला भाग, यानी मुंह का लार से सना हुआ जब भोजन होगा तो लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाएगा? तो लार से सना हुआ भोजन अंदर जाएगा, इसमें जाएगा। तो इसमें जो ये भाग होता है इसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अर्थात इसमें लिखेंगे कि मुख से सना हुआ भोजन, यानी मुख मतलब मुंह, मुख गुहा मतलब मुंह, माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में जाता है। अब जो है मुंह का जो अगला भाग है, कहने का मतलब मुंह हुआ, मुंह का जो आगे जाएगा तो आगे जाकर एक किसमें मिलेगा? तो ग्रसनी में। इसका भोजन किस में जाएगा? ग्रसनी में। तो ग्रसनी जो कहने का मतलब मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी 2 प्रकार का होता है बाबू। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी 2 प्रकार का होता है। इसको 2 भाग में बांटते हैं। इस ग्रसनी का अगला भाग यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रसनी का जो अगला भाग है बाबू, अगला भाग को हम लोग, इसका अगला भाग को निगल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। अगला भाग को क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। और पिछला भाग को कंठ द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं?
कंठ द्वार कहते हैं। ग्रसनी जो है, ग्रसनी दो भागों में बढ़ जाता है। ग्रसनी आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे निगल द्वार और कंठ द्वार कहते हैं। निगल द्वार जो है ग्रसनी में जाकर खुलता है, ग्रास नली में। किसमें खुलता है? निगल द्वार खुलता है जाकर ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है कि निगल द्वार खुलता है। और ग्रास नली को आप लोगों को बताए थे, इसको क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस यानी निगल द्वार का अगला भाग क्या कहलाएगा? ग्रास नली। और कंठ द्वार का जो अगला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। श्वास नली अर्थात कहने का मतलब यहाँ समझिएगा कि मुंह से जब भोजन आता है तो ग्रसनी में आता है। तो ग्रसनी जो है दो भाग में बट जाता है। जैसे कि यहाँ से आया तो ये जो है दो भाग में बट जाता है। तो एक भाग यानी इस ग्रसनी का अगला भाग जो सीधे चल गया, अगला भाग यानी सीधे चल गया, इसको हम लोग निगल द्वार कहते हैं। और जो साइड से जो भाग है इसको हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। तो निगल द्वार आगे चलकर कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। और कंठ द्वार जो खुलता है वो किस में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। तो श्वास नली में सांस लिया जाता है, श्वास नली होते हुए ऑक्सीजन जाता है, और ग्रास नली होते हुए भोजन जाता है। श्वास नली होते हुए क्या जाता है? सांस यानी हवा, और ग्रसनी के माध्यम से क्या जाता है? भोजन जाता है। अर्थात इसमें इतना ही हम लोग कहेंगे कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी दो भागों में बटा होता है, जिसका अगला भाग निगल द्वार और जिसका अगला भाग निगल द्वार और पिछला भाग कंठ द्वार कहलाता है। पिछला भाग क्या कहलाता है? कंठ द्वार कहलाता है। अब जो है निगल द्वार आगे चलकर ग्रास नली में खुलता है, और कंठ द्वार आगे चलकर किस में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार किस में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। अब जो है ये चीज को है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये चीज को श्वास नली को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। श्वास नली को दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, श्वसन में। श्वसन में श्वास नली का जिक्र करेंगे। अभी है आहार नाल, तो आहार नाल से संबंधित ग्रास नली है, तो ग्रास नली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक आप लोगों को बताए थे, इसी में अगला भाग जो आहार नाल का है वो ग्रास नली है। तो निगल द्वार से भोजन जैसे ग्रसनी में आया, ग्रसनी से भोजन निगल द्वार में आएगा, निगल द्वार से भोजन किस में जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। तो ग्रास नली में जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ग्रसनी दो भाग में बढ़ता है, अगला भाग निगल द्वार, पिछला भाग कंठ द्वार। निगल द्वार खुलता है ग्रास नली में और कंठ द्वार खुलता है श्वास नली में। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यदि आप लोग को समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रश्न आप लोगों को समस्या लगेगा, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाता है। एक बच्चा जो था वो कमेंट किया था, उसका प्रश्न को बताया गया था। तो यदि आप लोगों की समस्या हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करिएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रसनी खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका भाग होता है, तीसरा इसका भाग क्या बताया हम आप लोग को? ग्रास नली बताया। तीसरा भाग क्या बताया? ग्रास नली बताया, सॉरी। ग्रास नली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसोफेगस। ESOPHAGUS, इसोफेगस। इसको लिख के हम लोग डैश देंगे। देखिए बाबू, यदि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी हमारे प्रति कुछ सोचना चाहिए। यदि हम आपको भला करते हैं, हमारे माध्यम से किसी और छात्र का भला हो,
तो आप लोग शेयर करिए। जितना अधिक शेयर करिएगा उतना ही अधिक स्टूडेंट जो है इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। चलिए, तो ग्रास नली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रास नली है क्या, ग्रास नली क्या है। तो इसमें लिखेंगे सीधे हम लोग इसमें इतना ही लिखेंगे कि ग्रास नली में जो है भोजन जो है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है, यानी निगल द्वार से ग्रसनी में, निगल द्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी से निगल द्वार में, ग्रसनी से निगल द्वार में, निगल द्वार से कहाँ? ग्रास नली में। तो लिखेंगे कि निगल द्वार से, निगल द्वार से, निगल द्वार से होते हुए, निगल द्वार से होते हुए भोजन, भोजन, भोजन ग्रास नली में, ग्रास नली में पहुंचता है, पहुंचता है, पहुंचता है। और ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली इस भोजन को, इस भोजन को, भोजन को आमाशय, 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 आमाशय में भेज देता है, आमाशय में भेज देता है। प्लीज इसमें इतना ही समझिएगा बाबू। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग भोजन मुख में किए, मुंह में मुख में भोजन की पाचन की क्रिया हुई, लार से सना, लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में आया, ग्रसनी से ग्रास नली में आया। और ग्रास नली क्या करता है कि मुंह, लार से सना हुआ भोजन को सीधे आमाशय में भेज देता है, और आमाशय में ही पाचन की क्रिया पे क्या होता है? विस्तार से होता है। वही चीज लिखे हैं, निगल द्वार, निगल द्वार होते हुए भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली इस भोजन को आमाशय में भेज देता है। ठीक है, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब अगला टॉपिक, अगला जो है भाग है, अगला इसमें भाग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी में लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसका अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय आहार नाल का इंपॉर्टेंट भाग होता है, और इसमें भोजन का पाचन अधिक होता है। अब हम लोग आमाशय के बारे में जानेंगे। आमाशय, चौथा क्या है? आमाशय, आमाशय, आमाशय को हम लोग क्या कहते हैं? वो स्टोमक। चलिए इसको डैश देकर लिखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि आमाशय के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। आमाशय के कहने का मतलब है बाबू कि आमाशय जो है एक थैली नुमा रचना है। कैसी रचना है? थैली नुमा, थैली नुमा रचना है। आमाशय जो है थैली नुमा रचना, यानी कैसा आकार का है? थैला जैसा है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, कहने का मतलब है बाईं साइड में रहता है, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ की दिशा में फैला होता है। ये तो उसका स्थिति है कि कहाँ पर आमाशय है। जब हम आपको पूरा फिगर डायग्राम के माध्यम से बताएंगे तो आमाशय मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर है। अर्थात हम लोग लिखने के लिए चाहे तो भाषा के रूप में इस तरह लिख सकते हैं कि आमाशय जो है उदर गुहा के बाईं ओर से स्थित, बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ के दिशा में फैली होती है। आमाशय में जो होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां सबसे पहले जो है
आमाशय को जानेंगे कि आमाशय का आकार थैली जैसा होता है। आमाशय का आकार थैली जैसा होता है। यह उदर गुहा से शुरू होकर, यानी उदर गुहा की बाईं ओर, कौन साइड, बाईं ओर, बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ की दिशा में फैली होती है। आमाशय को दो भाग में बांटा गया है। आमाशय को दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला जो भाग होता है इसको हम लोग कॉर्डिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डिएट कहते हैं। इसका पहला भाग को कॉर्डिएट और दूसरा जो इसका भाग होता है इसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बड़ी प्रश्न आया है। आमाशय को दो भाग में बांट देते हैं, जिसको हम लोग पहला भाग को, यानी आमाशय की पहला भाग को कॉर्डिएट और दूसरा भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक कहते हैं। आमाशय के पहला भाग को कॉर्डिएट और दूसरा भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब आमाशय के कॉर्डिएट तथा पाइलोरिक के बीच के भाग को हम लोग फुंडिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, फुंडिक भाग कहते हैं। फुंडिक भाग कहते हैं। फिर से समझिएगा बाबू, आमाशय के दो भाग होते हैं। आमाशय दो भागों में बटा होता है, जिसका पहला भाग कॉर्डिएट, पहला भाग कॉर्डिएट, ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, पहला भाग कॉर्डिएट तथा दूसरा भाग यानी पिछला भाग कह सकते हैं, यानी दूसरा भाग यानी पिछला भाग भी कह सकते हैं, या अगला भाग इसको कहते हैं। अगला भाग कॉर्डिएट, पहला भाग कॉर्डिएट और दूसरा भाग पाइलोरिक। इसको पिछला भाग भी कह सकते हैं, पिछला भाग भी कह सकते हैं। तो पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। और कॉर्डिएट तथा पाइलोरिक के बीच, कॉर्डिएट तथा पाइलोरिक के बीच जो भाग होता है इसको हम लोग फुंडिक कहते हैं। कॉर्डिएट तथा पाइलोरिक के बीच जो भाग होता है इसको हम लोग फुंडिक कहते हैं। आमाशय में बाबू जठर रस रहता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहले समझेंगे, जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। अब जो है जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस या आमाशय रस स्रावित होता है। अब इस जठर रस में तीन प्रकार की होती है। आप लोग को दिमाग में नहीं अट रहा होगा कि सर जठर रस आखिर होता क्या है। तो बाबू जठर रस में ही आपका ये HCl रहता है, हाइड्रोक्लोराइड रहता है। हाइड्रोक्लोराइड जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोराइड HCl, ये जो अम्ल है जठर रस में ही क्या होता है, स्रावित होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में HCl निकलता है। अब जो है दूसरा इसमें जो निकलता है वो म्यूकस निकलता है। म्यूकस या श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस या म्यूकस। दूसरा जो होता है म्यूकस होता है, म्यूकस निकलता है। और तीसरा जो होता है वो पेप्सिनोजेन होता है। तीसरा जो स्रावित होता है ये पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन होता है। अर्थात जठर ग्रंथियां से जठर रस स्रावित होती है। और ये जठर रस जो होता है, जठर रस में तीन प्रकार के कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं। तो HCl अम्ल हुआ और पेप्सिनोजेन जो है एंजाइम हुआ। म्यूकस या श्लेष्मा भी इसमें कहते हैं। इसमें म्यूकस या इसका भाग श्लेष्मा भी होता है। ये कवर का काम करता है आमाशय को। आमाशय की कवर का काम करता है। जब हम इसमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे कि पाचन तंत्र यानी आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो इसका कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोराइड जो है किसमें बदलता है भोजन को, श्लेष्मा का क्या काम है, पेप्सिनोजेन का क्या काम है। यह जो है सक्रिय नहीं रहता है। इसका सक्रिय होने का काम क्या है, ये अम्ल है। ये अम्ल जब पीता है तो ये सक्रिय होता है। और पेप्सिनोजेन जो है
पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टिन में बदल देता है, जो भोजन को फिर किसमें बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये जब हम आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है तब हम इसको विस्तार से फिर बताएंगे। अभी केवल बताया जा रहा है कि अमाशय के क्या क्या भाग है, अमाशय में क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तब हम लिखते हैं इस चीज को, जितने भी हम लोग पढ़े हैं। यानी अमाशय की बात करें तो लिखेंगे कि यह जो है यह उदर गुहा से शुरू होकर या उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ की दिशा में फैली होती है। अनुप्रस्थ की दिशा में फैली होती है। चलिए हम मार्कर थोड़ा सा ले लेते हैं। इंक थोड़ा भर लेते हैं, आप थोड़ा वेट करिएगा, इसको देखिएगा। आप लोग को जो भी समस्या होगा आप कमेंट करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये आहार नाल के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो है जब इस आहार नाल के भाग पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें भोजन का पाचन जो है कैसे होता है। भोजन का जो है पाचन कैसे होता है इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। इसमें दूसरा इसमें पॉइंट है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? दूसरा जो इसमें पॉइंट हो सकता है वो पॉइंट होगा कि अमाशय दो भागों में बांटा गया है। अर्थात कह सकते हैं कि अमाशय को दो भागों में बांटा गया है। अमाशय के दो भाग होते हैं। अमाशय के दो भाग होते हैं। अगला भाग कौड़ियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक कहलाता है। इन दोनों के बीच के भाग को फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। अब इसमें बात करें तो इसमें क्या रहता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है
जिससे जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस, जिससे जठर रस स्रावित होता है, स्रावित होता है। अब आपसे पूछेगा जठर रस में क्या क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बताए ना, HCl बताए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद श्लेष्मा, और उसके बाद म्यूकस। अब इसमें इसकी जो प्रकृति की बात करें तो इसका जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि अमाशय में सबसे ज्यादा क्या होता है, अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। चलिए बाबू, आपका ये अमाशय खत्म हो गया। अमाशय जो है खत्म हो गया। अमाशय का जो है अब जो पाइलोरिक भाग है वो छोटी आंत में खुलेगा। जैसे कि ग्रास नली से भोजन आया अमाशय के कौडियक भाग में, कौडियक भाग से किस में जाएगा, उसके पिछले भाग पाइलोरिक में जाएगा। अब पाइलोरिक से भोजन किस में आएगा, तो छोटी आंत में आएगा। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग छोटी आंत। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत को क्या कहते हैं बाबू, छोटी आंत को हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिन, इसको लिख कर कहते हैं। छोटी आंत कहने का मतलब है बाबू कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो लगभग 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है जो लगभग 6 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। समझिएगा बाबू कि छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह 6 मीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे ग्रहणी, जेजुनम, इलियम कहते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे ग्रहणी, जेजुनम, इलियम कहते हैं। इसमें भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। कहने का मतलब है कि भोजन पूर्ण रूपेण पच जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भी कई तरह की अम्ल होती है, अम्ल नहीं होती है, एंजाइम पाया जाता है। अर्थात पीत रस की बात करें तो पीत भी स्रावित होता है। पीत स्रावित किससे होता है, यकृत से होता है। तो पीत भी स्रावित होता है, स्रावित होकर भोजन में मिलकर छोटी आंत में आता है। उसके बाद अग्न्याशय रस, आंत रस भी रहता है। ये सारी चीजें मिलकर, पीत और एंजाइम मिलकर भोजन को पूर्ण रूपेण पाचन कर देता है। अर्थात
यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो 6 मीटर लंबा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें भोजन पूर्ण रूपेण पच जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है जिसको ग्रहणी, जेजुनम और इलियम कहते हैं। ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग है जो सी आकार की होती है, सी आकार की होती है। मध्य भाग को हम लोग मध्य भाग को जेजुनम कहते हैं और इलियम जो है छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, लास्ट भाग है। और इलियम के द्वारा जो है पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है। इलियम के द्वारा ही पचा हुआ भोजन कहा जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब हम लोग इसमें लिखेंगे वही चीज को इसमें लिख देंगे कि छोटी आंत लिखेंगे यह आंत 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। अब कौन कौन भाग होता है बाबू? तो पहला भाग इसको कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी क्या है? तो लिखेंगे कि यह छोटी आंत का पहला भाग है। यह छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है। यह छोटी आंत का पहला भाग है जो सी आकार का होता है। 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 जो सी आकार का होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। इसको आप लिखिए। सी आकार का होता है। सोचे कि आप लोग को मेहनत क्या करने दे, लिखने में समस्या होता होगा। सोचे कि लाओ भाई हम ही लिखते हैं। छापने में तो तुम लोग माहिर रहता ही है, छापने में तो माहिर है, नकल करने में तो और माहिर है, उसमें तो किसी को बन ही नहीं देगा। तो आप लोग छापिए और छाप लीजिएगा तो समझ ही लीजिएगा, है ना? बात है ना सही? चलिए ठीक है। सी आकार का होता है। यह छोटी आंत का पहला भाग है जो सी आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? सी होता है। दूसरा भाग इसका क्या होता है? इसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। लिखेंगे कि यह छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का मध्य भाग है। ठीक है, छोटी आंत का मध्य भाग है। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा क्या होता है बाबू? इलियम। क्या होता है? इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत के कोलन। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत के कोलन
कोलन भाग में खुलती है, खुलती है। चलिए बाबू खत्म हो गया। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग बाबू कि लिखेंगे क्या कि छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है, पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। मतलब बाबू पूरा का पूरा भोजन पच जाता है, पूरा का पूरा भोजन क्या होता है, पच जाता है। किसमें? छोटी आंत में। चलिए छोटी आंत में खत्म हो गया बाबू। अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चाहे कॉपी पे नोट करते जाइएगा। एकदम ऐसा लग रहा हो कि एकदम हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं ना। समस्या हो रहा है? हो रहा है जी? केवल आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को एहसास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम पहले भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। फार आप लोग को बता दिया जा रहा है कि कौन चीज कहां है। धीरे धीरे माइंड में आपको डायरेक्ट बैठते जा रहा होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ढेर स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए छठा, बड़ी आंत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? लार्ज इंटेस्टिन। इंटेस्टिन मतलब ये आंत होता है। इसको डैश देके लिखिए। समझिएगा बाबू कि बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत कहने का मतलब है कि छोटी आंत का इलियम जो भाग है वो बड़ी आंत में आता है। यानी छोटी आंत से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है, और इसमें भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी भोजन भी जो भी पचा हुआ है उसमें जल रहता है, तो जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और बाकी जो बेकार पदार्थ है, मल इसम जो है, वो कहाँ पहुंचा देता है, रेक्टम में पहुंचा देता है, मलाशय में पहुंचा देता है। तो कहने का मतलब है कि छोटी आंत से भोजन किस में आया, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत दो भाग होता है, दो प्रकार की होती है। बड़ी आंत दो प्रकार की होती है। अब बड़ी आंत दो प्रकार की होती है, तो बड़ी आंत का कौन कौन से भाग है बाबू? तो इसका पहला जो भाग होता है वो कोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। और दूसरा भाग होता है बाबू, इसको हम लोग मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। मलाशय या रेक्टम कहते हैं। रेक्टम इसी को इंग्लिश में कहते हैं। कोलन को तीन भागों में बांटा गया बाबू। कोलन को भी तीन भागों में बांटा गया है। ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, और एक कोलन और है। वो कोलन का क्या नाम है? ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। इसको भी तीन भागों में बांटा गया बाबू। इसको कहते हैं ऊपरीगामी, ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, और ये होता है अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। देखिए बड़ी आंत के दो भाग हैं। एक भाग को कोलन कहते हैं और दूसरी भाग को मलाशय या रेक्टम कहते हैं। तो छोटी आंत जो भोजन आता है बाबू, वो किस में आता है? पचा हुआ भोजन कोलन में आता है। कोलन से जो आता है वो उस कोलन में किस भाग में आता है? तो ऊपरीगामी कोलन में आता है। ऊपरीगामी में भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषण होता है। उसके बाद यह जाता है किस में? अनुप्रस्थ कोलन में। किस में आता है? अनुप्रस्थ कोलन में। उसके बाद जाता है यह अधोगामी कोलन में।
तो अधोगामी कोलन जो है, अधोगामी कोलन में पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण भी होता है, और बाकी जो बेकार पदार्थ होता है बाबू, ये अपने पास नहीं रखता है, ये किसको भेज देता है? मलाशय को। किसको भेज देता है? मलाशय को। किसको भेज देता है बाबू? मलाशय को भेज देता है। फिर से समझिएगा कि बड़ी आंत यानी छोटी आंत से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, जिसे कोलन या मलाशय या रेक्टम कहते हैं। कोलन तीन भागों में बटा होता है, जिसे ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है ये मलाशय या रेक्टम कहलाता है। दूसरा भाग क्या कहते हैं? मलाशय या रेक्टम कहलाता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि पचे हुए भोजन का क्या होता है? पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग अपने से ही लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि नहीं लिखिए हमें बताइए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बड़ी आंत को दो भाग में बांटा गया, कोलन, मलाशय। कोलन को दो भाग में, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। अब ये जो है कोलन से पहले जो भोजन आया, पहले भोजन कहां से आएगा? तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से भोजन आया, किसमें? कोलन में। तो कोलन के किस भाग में? तो ऊपरीगामी कोलन में। ये भेज दिया इसको भोजन, ये भेज दिया इसको भोजन, और ये जो भी पचा हुआ भोजन है ये किसको भेज दिया बाबू? ये किसको भेज दिया? ये जो है ये भेज दिया इसको, मलाशय को। अब मलाशय में बेकार पदार्थ क्या हो गया? जमा हो गया। मलाशय में बेकार पदार्थ क्या हो गया? जमा हो गया। अब इसमें कहा जाता है बाबू, इसमें एक बात और कहा जाता है क्या, कि छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ पर, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर। पहले इसको समझ लीजिए, समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसका वर्णन कर देते हैं। आप लोग को भी और टेंशन रहेगा कि किस तरह वर्णन करें नहीं करें। अब कर देते हैं तो फिर छाप लीजिए, नकल करने में तो है ही आप लोग। चलिए लिखेंगे कि छोटी आंत से भोजन, छोटी आंत से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आता है। दूसरा, बड़ी आंत में आता है, इसमें भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें भोजन का अवशोषण होता है। और लिखेंगे छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, आप लोग भी लिखते जाइएगा, बड़ी आंत के जोड़ पर छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। एक छोटी नली होती है।
नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, जिसे सिक्कम कहते हैं, जिसे सिक्कम कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। अब लिखेंगे कि सिक्कम के शीर्ष पर, सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली नामा रचना होती है, अंगुली नामा रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। मानव में अपेंडिक्स से कोई कार्य न होता है बाबू, लेकिन कोई जीव में जो होता है अपेंडिक्स का कार्य होता है भोजन को पाचन करने में। ठीक है, लिखिएगा बड़ी आंत, छोटी आंत से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है, इसमें भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, एक छोटी नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली नामा रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे लिखते हैं। लिखिएगा, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन होता है बाबू, लिख लीजिए। बड़ी आंत लिख देते हैं, बड़ी आंत दो प्रकार के, कोलन, उसके बाद मलाशय। कुछ आप लोगों को भार पड़ रहा होगा, धनाधन समझ रहा होगा ना, कोई दिक्कत है? कोलन को 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन भाग में? ऊपरीगामी कोलन, ऊपरीगामी कोलन, बढ़िया से लिखते हैं, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, उसके बाद अधोगामी कोलन। अब कैसे कैसे भोजन कहाँ आता है आप लोग लिख रहे हो बाबू। बड़ी आंत, छोटी आंत से भोजन आया किस में? छोटी आंत से भोजन कोलन में, कोलन से ऊपरीगामी, ऊपरीगामी से अनुप्रस्थ, यानी कोलन में आया। कोलन के किस भाग में? ऊपरीगामी। इसमें से इसमें भोजन गया, इसमें से इसमें भोजन गया, और फिर इसमें से इसमें भोजन गया। अब मलाशय में बेकार पदार्थ क्या हो गया? स्थित हो गया, है ना। मलाशय या रेक्टम में बेकार पदार्थ स्थित हो गया, है ना। अब इसमें लिखेंगे बड़ी आंत का, लिखिए आप भी, बड़ी आंत का अंतिम भाग, बड़ी आंत का अंतिम भाग, बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है, मलाशय होता है। चलिए खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अब हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे। आज इसकी संरचना खत्म कर देंगे, उसके बाद अगला दिन पाचन तंत्र का वर्णन कर देंगे कि मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है।
और उसके बाद चैप्टर समाप्त। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है क्या। आप लोग घर में देखिएगा, किताब को निकाल के प्रश्न देखिएगा, उससे दिक्कत है क्या, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है, और जो प्रश्न नहीं बनता है वो कमेंट करिएगा। चलिए आगे 7वां है ना बाबू, 7वां होता है मलाशय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। लिखेंगे यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है जिसमें जिसमें बेकार पदार्थ मतलब मलमूत्र, बेकार पदार्थ जमा रहता है और समय समय पर यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जिसमें बेकार पदार्थ जमा रहता है और समय समय पर बाहर किया जाता है। क्या चीज का, बेकार पदार्थ को, है ना। ठीक है, अब हो गया गुद्दा, जिसको क्या कहते हैं, एनुस। सब छोटा छोटा भाग है। लिखेंगे इसके माध्यम से बेकार पदार्थ बाहर होते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा मनुष्य के आहार नाल के भाग। सबसे पहले समझेंगे कि मनुष्य का आहार नाल क्या है। तो मनुष्य का आहार एक कुंडलित रचना है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक स्थित रहता है। आहार नाल का पहला भाग मुख्य गुहा होता है। मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा में लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी होते हुए ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है, और आमाशय में भोजन का पाचन होता है। कुछ भोजन के पाचन होते हैं आमाशय में। उसके बाद आमाशय से भोजन बड़ी आंत में जाता है, और आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। छोटी आंत 3 भाग में बटा हुआ रहता है, जिसको ग्रहणी, जेजुनम, इलियम कहते हैं। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग, और इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन इलियम के द्वारा बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो है, छोटी आंत के इलियम से पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसे हम लोग सिक्कम कहते हैं। सिक्कम पूछा गया प्रश्न, बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, कोलन और मलाशय। कोलन में जो बेकार पदार्थ होता है, कोलन से मलाशय में जाता है, यानी रेक्टम में जाता है। रेक्टम में क्या होता है, बेकार पदार्थ संचित रहता है, और समय समय पर गुदा के माध्यम से, एनुस के माध्यम से बेकार पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है।
ये आपका आहार नाल की संरचना तथा कार्य खत्म हुआ। आहार नाल की संरचना तथा कार्य खत्म हुआ। कार्य क्या हुआ? कार्य मैंने कौन सी चीज क्या क्या कर रहा है, जैसे ग्रसनी का कार्य भोजन को क्या करना, आगे कर देना। मुख का गुहा का काम भोजन को लार से सान कर ग्रसनी में पहुंचा देना। ग्रसनी का काम भोजन को निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में पहुंचा देना। ग्रास नली का काम भोजन को अमाशय में पहुंचा देना। अमाशय में भोजन का पाचन होता है। फिर छोटा मोटा जो बचा हुआ जो भोजन रहता है वो छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप में भोजन का पाचन हो जाता है। फिर बचा हुआ भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और बड़ी आंत में बेकार पदार्थ जो होता है वो मलाशय या रेक्टम में जमा हो जाता है, जो समय समय पर गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जो है आहार नाली की संरचना समाप्त हो जाता है। हम अगले क्लास में आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे कि आहार नाल में पाचन तंत्र की क्रिया कैसे होती है, पाचन भोजन का पाचन कैसे संपन्न होता है। ये तो हम लोग आहार नाल के भाग के बारे में पढ़े। अगला वीडियो में हम बताएंगे कि आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप लोग की समस्या होगी, आप जब भी चैप्टर खत्म होगा तो हम यहाँ बताएंगे कि चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग घर में किताब को निकालिएगा और प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को बनाइएगा। अगर प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करके पूछिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रश्न में समस्या नहीं होगी यदि हमारे सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन मैं जाते जाते इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए बाबू। और शेयर करके उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करिए और फिर शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दूसरे बच्चा को भी हमसे हेल्प मिल सके। धन्यवाद।